ब्राह्मणो वस्य मुखमासी बाहु राजल्कीरथे उरु तदस्य यद्वैस्य पद्यां शूद्रो अजायते। प्यारे बहन भाई हो, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर उसी चौथे समुल्लास को लेकर के दूसरी वीडियो बना रहे हैं। जैसे हम पहले समुल्लास में हमने वर्ण व्यवस्था के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाला और ग्रस्त क्या है, शादी क्या है। अब आगे जो यहाँ ग्रस्त के ऊपर वहाँ विशेष बल डाला गया था, और अब जो यहाँ हम इस वीडियो में जो विशेष बल डाल रहे हैं, जो महर्षि ईरान ने चौथे समुल्लास में लिखा, वो वर्ण आश्रम लिखा है। और आखिर वर्ण आश्रम ये परमात्मा की व्यवस्था क्या है, और इसके अंदर महर्षि ईरान ने ऋग्वेद का यजुर्वेद का प्रमाण लिया है। और यजुर्वेद का प्रमाण देकर के जो मैंने ये मंत्र बोला है, ओम ब्राह्मणो वश्य मुखमासी, उन्होंने एक वर्ण व्यवस्था सिद्ध करने की कोशिश की है कि जैसे 25 साल तक ब्रह्मचारी रहता है, और ये एक आश्रम व्यवस्था के बारे में जैसे हम पहले बताए, यहाँ वर्ण व्यवस्था जैसे एक ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, यानी एक आश्रम व्यवस्था और एक वर्ण व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में हम पहले कह चुके हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, सन्यासी और वानप्रस्थी। वहाँ हमने वो मूल रूप से गृहस्थ के ही ऊपर वीडियो ज़्यादा बड़े होने के बाद और पे हम चर्चा नहीं कर पाए थे, गृहस्थ पे ही ज़्यादा हम चर्चा करके हमने वो वीडियो बंद कर दी थी। लेकिन अब यहाँ जो अब दूसरा है, यहाँ वर्ण व्यवस्था के ऊपर महर्षि ईरान जी प्रकाश डालते हैं। और वर्ण व्यवस्था क्या है, जैसे हम समझते हैं भाई, जैसे ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं। जो परमात्मा की व्यवस्था क्या है, वेद क्या कह रहा, संसार में जितने भी जीव मैंने पैदा किए और उनमें जो बुद्धिजीवी हैं, देखो यहाँ गौर दे के करो, हमने क्या व्यवस्था कर दी। ब्राह्मण हम किसे मानते हैं, जो पंडित के घर में जन्म जिसने लिया हो, तो ब्राह्मणी के घर में जन्म लिया है तो वो पंडित है, और नहीं जन्म लिया तो नहीं, ये पंडित नहीं है। ब्राह्मणी के घर से जन्म नहीं लिया तो फिर उसको पंडित नहीं माना जाता, चाहे भले वो ब्राह्मण का ही हो। ये वर्ण संकर पे दूसरी जगह स्थिति चली जाएगी। और ब्राह्मणी के घर से जन्म लिया हो, चाहे वो शूद्र का ही हो, फिर भी वो ब्राह्मणी माना जाएगा। तो इसका विरोध किया गया। यहाँ क्या बताया गया है महर्षि जी, और ध्यान रहे, कोई लोग, कितने लोग बाग ये सोचते हैं अगर आर्य समाजी पंडितों का विरोध करते हैं। आर्य समाजी पंडितों का विरोध नहीं करते हैं। महर्षि ईरान भी पंडित ही था, वो गुर्जर नहीं था, या राजपूत नहीं था, या जाट नहीं था, वो पंडित ही था। अब वो पंडितों का विरोध क्यों कर रहे हैं हम? वो भी तो पंडित है, पंडित जी की तो बढ़ाई कर रहे हैं, विद्वान की बढ़ाई कर रहे हैं। जो पंडित लायक है वो पंडित है, और जो पंडित लायक नहीं है उसकी हम नहीं कर रहे हैं। हम समालोचना कर रहे हैं, जो जैसी स्थिति है वो शीशा दिखा रहे हैं, और वो महर्षि ईरान के शब्दों में दिखा रहे हैं। तो यहाँ क्या, जैसे ब्राह्मण है तो महर्षि ईरान जी या वेद क्या कह रहा है, यजुर्वेद क्या कह रहा है, कि जो संसार में मुख्य है, चाहे वो चमार के घर में जन्मा हो, चूड़े के घर में जन्मा हो, राजपूत के घर में जन्मा हो, किसी के भी घर में जन्मा हो, वो यदि बुद्धिमान है, योग है, तो वो पंडित है। और यदि वो पंडित के घर में जन्मा और सब कुछ नहीं आता, काला अक्षर भैंस बराबर है, तो वो शूद्र है। यानी जैसे समाज में ये शरीर जो है, उदाहरण देते हुए या का अनर्थ किया, इसका अनर्थ पंडितों ने किया। देखो महर्षि ईरान ने नहीं, परमात्मा ने कहा है कि जैसे संसार में ये सिर है, तो ये परमात्मा का जो शरीर सिर है, ये पंडित है। और ये जो हाथ राजपूत जो हैं, ये परमात्मा के हाथ है ये। और जो ये पेट है, ये परमात्मा, ये बढ़िया जो है परमात्मा का पेट है। और जो ये पैर हैं, ये परमात्मा के शूद्र हैं। पैर हैं ये शूद्र जो हैं, ये परमात्मा के पैर हैं। ऐसा अनर्थ इस मंत्र का किया। और ऐसा फिर क्या किया, अब जैसे
सिर का हाथ नहीं बन सकता, हाथ का पेट नहीं बन सकता, पेट का पैर नहीं बन सकता, ऐसे ही पंडित शूद्र नहीं हो सकता, शूद्र पंडित नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे में महर्षि रानी कह रहे हैं धूर्तो, इसका ये अर्थ नहीं है जो आप कर रहे हो। इसका क्या अर्थ है कि समाज में जो मुख्य व्यक्ति है, जिस अनुवादों का चल रहा है, कितने लोग बाग आज मनु को गाली देते हैं बिना समझे, सोचते नहीं है मनु की व्यवस्था चल रही है आज भी। आज देखो आप, जो बच्चा पढ़ के जाता है, IAS बन रहा है, कोई ऐसी अच्छी जगह जाता है, एक कोई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, या कोई गवर्नर बन रहा है, जज बन रहा है, तो क्या उसकी ये शर्त होती है कि पंडित के ही सब जज बन रहे हैं, या हरिजन का नहीं बनेगा, या चमार चूड़े का नहीं बनेगा, या गुजर नाई चूड़े का इनका नहीं बनेगा? बन सकता है यदि उसके पास में योग्यता है, कोई भी पास हो सकता है, पास होकर के बन सकता है। हाँ, यदि समाज की व्यवस्था में दोष हो, जैसे पहले दोष था, क्या दोष था पहले? पंडित नहीं है तो दाखिला ही नहीं दिया जाता, तो वही पढ़ सकते थे जो पंडित होते थे। बीच में भी बहुत एक बड़ी अंधविश्वास क्या चली स्थिति, यहाँ तक फिर यहाँ अखिलेश के आगे सरकार आने लगी, मुलायम सिंह आ गए, तो वहाँ सब यादव दिखते थे। पुलिस में भर्ती हो तो यादवों की भर्ती हो, और कहीं भी नौकरियों की जगह तो यादवों की भर्ती हो। 100 भर्ती होगी तो उनमें 80-90 ना यादव भर देंगे और दूसरे ने भरना ही नहीं है। ये तो न्याय का दोष है, ये वो दोष नहीं है, वो व्यवस्था का दोष नहीं है, ये तो दोषपूर्ण व्यवस्था है। ऐसी यही काम फिर मायावती ने भी किया करके। तो जो भी ऐसा करता है वो गलत करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय व्यवस्था सबके लिए है। आरक्षण जहाँ दिया जाना चाहिए वहाँ तो देते नहीं है। अरे शिक्षा में आरक्षण दीजिए, बराबर पढ़ाई है, एक साधन दीजिए बराबर। जैसे जहाँ आरक्षण की जरूरत है वहाँ तो गरीब के बच्चों को आरक्षण देते नहीं हो। मंत्री का बच्चा विदेश में पढ़ता है और एक संतरी का बच्चा यहाँ पर पढ़ाया जाता है, एक पंडित। यानी एक हरिजन, अब मानिए देश का हमारा राष्ट्रपति कौन है? हरिजन है, और उसका बच्चा कहाँ पढ़ सकता है? विदेश में पढ़ सकता है। और यहाँ का एक जो चौकीदार वो पंडित है, हो सकता है कितने पंडित होंगे जो चौकीदार होंगे, और उनके बच्चे कहाँ पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन जब लाभ मिलेगा जो विदेश में पढ़े हुए मंत्री का, जैसी दोषपूर्ण मूर्खतापूर्ण व्यवस्था इन नेताओं ने इस देश के अंदर का चला रही है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। क्या तुक है इस बात की? अगर एक राष्ट्रपति का बेटा बाहर पढ़ के आएगा जिसके पास में इतने साधन है, और उसको फिर भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, और एक पंडित का उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? पंडित के घर में जन्मा। अरे जब ऐसा ही है तो फिर पंडित, अब मैं क्या कहूँ इन शब्दों के लिए, आप इससे अनुमान लगा रहे होंगे कि कैसी मूर्खतापूर्ण व्यवस्था हमारे देश के अंदर चल रही है। अरे जहाँ आरक्षण दिया जाना चाहिए उस बच्चे को समान साधन दो। वो जहाँ मंत्री को पढ़ा रहे हो वहीं संतरी के बच्चे को पढ़ा दीजिए, जो साधन उसके लिए वो उसको दीजिए। फिर जब भाग के आगे मंत्री का निकल जाए या संतरी का निकल जाए, फिर उसको रोकिए मत। फिर क्या करते हैं, वहाँ तो साधन तो बराबर देते नहीं है। और जब जो भाग के आगे निकल रहा, मान लिया आप एक डॉक्टर है, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और जब आपने पढ़ाया, एक मान लिया पंडित का ही लड़का 100% नंबर लेकर आकर के डॉक्टर बनता है, और एक 80% या 70% लेकर हरिजन का बच्चा जो वो भी डॉक्टर बनता, तो तुम सिलेक्शन किसका करोगे? आरक्षण के आधार से। तुम 60 वाले का कर लोगे, 50 वाले का कर लोगे, 40 वाले का कर लोगे, क्योंकि आरक्षण दे रहे हो। 100 वाले को मना कर दोगे, आई कुछ नहीं। अरे जब डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, अध्यापक है, वहाँ तो ऐसे व्यक्ति ने, ऐसे अध्यापक के आप वीडियो देख लीजिए जो कुछ भी नहीं जानते, आरक्षण के आधार पर अध्यापक बना दिए गए। ये देश को मूर्ख बनाने का कितना तरीका नेताओं को, मैं क्या कहूँ, मैं वोट ही वोट ज़्यादा दिखती है। अब हम वोट कैसे ले सकते हैं? नेता का काम सबको राजी करना नहीं हो सकता, और जो सबको राजी कर सकता है वो नेता नहीं हो सकता। नेता का काम है न्याय में रहते हुए नेतृत्व देना, और यहाँ वोट लेने का काम वो है कि जो हर तरह समझौते करे, वो करे वहाँ। तो ये दूसरी स्थिति है। ये प्रजातंत्र की व्यवस्था ही दोषपूर्ण है। वेद के अंदर और व्यवस्था, हम छठे समुद्रास में ये बात आपको बताएंगे और क्या होना चाहिए। ये दोषपूर्ण व्यवस्था, इसीलिए संसार दुखी है। ये राजाओं की, इनकी विधायकों की, MLA की, इतने मंत्रियों की, इतने जिला परिषदों की, इतने
राज्यसभा के सदस्यों की, विधान परिषद, ये सब नकली फौज बेमतलब खड़ी है, ये देश के लूटने के लिए, तबाही करने के लिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये हम छठे समुल्लास में जब जाएंगे, जब हम आपको बताएंगे। तो यहाँ मेरे साथियों जो व्यवस्था है, ब्राह्मण क्या है, जो मुख्य संसार में। क्षत्रिय कौन है, चाहे किसी के भी घर में जन्मा है, चूड़े के में है, नाई के में, कमीर के में, शरीर से बलिष्ठ है, उसे फौज में भेज दीजिए, पुलिस में भेज दीजिए। और मान लिया वो ऐसा व्यक्ति वहाँ भेज दिया जाए जो क्षत्रिय के तो जन्मा, लेकिन उसका कद काठी ना, फिर नाप तोल क्यों करते हो? अरे वो व्यवस्था मान रहे हो जाने अनजाने में। जब वहाँ आर्मी में जाता है, जब तुम मान लिया कहीं सिलेक्शन डीएम का करते हो, तो वहाँ इंटरव्यू क्यों लेते हो? वहाँ फिर इंटरव्यू क्यों लेते हो? मतलब इंटरव्यू विद्या का ही तो इंटरव्यू है। फिर जब आप वहाँ आर्मी में भेजते हो तो वहाँ इंटरव्यू क्यों लेते हो? वहाँ भी आर्मी इंटरव्यू है, वहाँ भी एक नॉब है, तोल है। तो ये सब क्या सिद्ध कर रहे हैं कि जो इसको योग उसे भेज दीजिए, ठीक बात है। तो ऐसे ही महर्षि राम जी यहाँ कह रहे हैं कि ये आधार है। और जो बढ़िया, जो बड़ी पेट है, जैसे पेट है ऐसे ही शुद्र होना चाहिए, वैश्य होना चाहिए। अब यहाँ एक और मूल बात यहाँ इतनी आएगी, लेकिन एक शरीर से तुलना, महर्षि जी कितनी विशेष व्याख्या यहाँ करते हैं। और जैसे तुम्हारे सिर पर ब्राह्मण बैठा हुआ, ब्राह्मण का मतलब है, अब ये सिर है आपका, ये कहीं भी शरीर में परेशानी आ जाती है, शरीर में कहीं भी परेशानी आ जाती है तो परेशान कौन होता? मस्तिष्क, पंडित। तो महर्षि नाथ कह रहे हैं कि दिशा जो दे सकता है समाज को, पंडित दे सकता है, यानी विद्वान दे सकता है। और उनके लिए विशेष आरक्षण, विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, बेस साधन होने चाहिए। जब अब ये पंडिताई तो है, आप देखेंगे अब जो कितने व्यक्ति देश को चला रहे हैं, जिनके पास में बुद्धि है, बुद्धि वाले देश को चलाते हैं। और एक तो ऐसा वर्ग है जो कानून यानी विचारों को पैदा करता है, कानून अलग चीज़ है, जो विचारों को पैदा करता है। और एक ऐसा वर्ग है जो विचारों को लागू करता है। लागू करने वाला 80% वर्ग है। 80 में भी मैं कहूँ 95 तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 5% व्यक्ति योजना बनाते हैं, वही देश को चलाते हैं। तो ऐसे ही जो ये यहाँ से ऊपर का आया ना, ये हिस्सा, ये पंडित है। अब यही सबले को सिमाड़े हुए है। तो ये पंडित का काम है कि इसको सबले को सिमाड़े। इसका ये काम नहीं है कि ये बहकाना शुरू कर दे, जैसा भी हम पहली वीडियो में बता रहे थे। अब तेरी लड़की की शादी जब सूझेगी, जब तू मुझे इतने पैसा दे देगा और वादिन कर लेना, वादिन शादी सूझे लड़की की, नाम ड्यू पता ही ना कि लड़की का कहा, तेरी का वाका का नाम का ड्यू को नाम कहा उसका, जो उसका रिसालो है, रिसालो से नहीं सोचता और जगमाली के नाम से सूझता, कर देना शादी। देखा, ऐसी तो सुझावा अरे ऐसी सुझावा। अरे शादी शरीर की हो रही है या जगमाली रिसाली की हो रही है? तो जो ऐसे हैं जो समाज को बहकारे, वो नहीं है। आप देखेंगे आपके जेब में पेन लगा हुआ, पेन है, तो मैंने पेन रख दिया है। अब ये जो पेन है आपकी जेब में, इसमें कितना हिस्सा ऊपर है? 20%, 5%। नीचे कौन था? वो ऊपर कौन रहता और नीचे कौन रहता? जो नीचे का हिस्सा नीचे रहता, ऊपर रहता। दिखता कौन है? ऊपर का। और सबले दिन घिसा कौन जाता है? नीचे का। और फिर राज कौन करता है? ऊपर का। देखा भी हो जाता। तो महर्षि दान कह रहे हैं कि विद्वान बहुत जरूरी है। जिस देश में, जिस घर में, जिस राज्य में विद्वान नहीं होते, पंडित नहीं होते, तो उन्नति नहीं कर सकते। शूद्रों यानी मजदूरों से देश नहीं चला जा सकता, मजदूरों से रईसी नहीं आ सकती। अरे मजदूरों से कराने के लिए कोई और चाहिए। मजदूर अपने आप काम नहीं कर सकते, वो बताने से कर सकते हैं। उन व्यक्ति ने पैसा कम मिलते जो चोट मारते हैं, उन व्यक्ति ने पैसा ज़्यादा मिलते जो ये बताते हैं चोट यहाँ मारिए। समझ गए बात? तो महर्षि दान कह रहे हैं कि विद्वान की कदर करो। यहाँ से ऊपर जो विद्वान है उसके अलग स्तर है। और एक ये कहते हैं कि अब जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय कैसे होना चाहिए हमारा? ये जैसे आज पुलिस है हमारी, ये नहीं है कि आज पुलिस इतनी भ्रष्ट हो रही है कि वो पैसा लेकर के या कहीं नेता के दबाव में आकर के अन्यायी को भी दंड दे सकती है, अन्यायी को छोड़ सकती है और निर्दोष को दंड दे सकती है। बड़ी घृणा और बड़ी मैंने ऐसे स्थिति भी देखी है। अभी कोरोना के पीरियड में एक महिला थी बेचारी, वो उसने कुकड़ी की ठेली लगाई हुई थी और पुलिस वाले जाते हैं उससे
और महीना लेते हैं, सबसे महीना लेते हैं, जो नहीं देता उसके नहीं लगाने देते। और उस महिला की वो कह के कोरोना में तो ठेली लगाई हुई है, उसकी ठेली को रख कर के घेर में ले जाते हैं। मैंने उस पुलिस वाले से कही थी, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक गरीब आदमी है, उसकी ठेली को तुम ऐसे रोक रहे हो। जो कोरोना चल रहा अमेरिका वहाँ चला जाना ठेके में, देखो वहाँ 1000 वैक्सीन की लाइन चल, मैं दिखाऊँ तो नहीं दिखता, तो आगे पीछे खड़े हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। वहाँ नहीं आ रहा तुम्हारा कोरोना, यहाँ तुम यहाँ ठेली कम जो गरीबों ने सता रहे हो। अरे तुम्हें इतनी तनख्वाह तो मिलती है, तुम्हें इतनी तनख्वाह मिलती है, और इन्हें क्या मिलता? तुम उन पैसे रिश्वत ले सकते हो जिन्हें शाम को 100 रुपये नहीं मिलती, अरे तुम्हें तनख्वाह मिलती है। ऐसी स्थिति जो यहाँ पर है। अब छत्री का काम क्या? मैं ऐसी जानकारी, छत्री कैसा है देखो सुनिए, शरीर में छत्री, वहाँ कैसा छत्री है। एक समाज बाफत आ रही है, किसी के साथ में अन्याय किया, किसी ने मार पीट की है, वो रोता पीटता उसके गया पुलिस वाले के दरोगा के पास में, हाँ बैठ जा, क्या बात है जो कैसा किया, अच्छा वो आपको भी चढ़ाया चाहिए, पैसे चाहिए न्याय करने के लिए। और अब देख शरीर कैसा, आप जा रहे हो रोड पे और एकदम तुम्हारे ठोकर लग जाए, आगे कांटे पड़े हुए हैं, अग्नि पड़ी हुई है, टट्टी पड़ी हुई है, और ठोकर लगते हैं तो गिरते हो, तो हाथ क्या करेंगे? ये कह देंगे मैं पीछे हो जाऊं क्या, छाती लग जाए, ये सिर लग जाए जा करके? नहीं, आगे कुछ भी पड़ा हो, आग पड़ी हो, लोहे पड़े हो, कील पड़ी हो, कितनी गंद पड़ी हो, रोड़ा पड़े हो, लेकिन ये शरीर बचाने के लिए एकदम आग आ जाए। तो ऐसे ही छत्री के लिए महर्षि दान जी कहते हैं छत्री ऐसे होना चाहिए। अब जैसे आफत समाज में जैसे ही आफत आए, अपने मरने मारने के लिए, जैसे हमारे बॉर्डर पर बैठे सैनिक, बॉर्डर पर बैठे सैनिक हमारी शांति का कारण है, वो हमारी रक्षा करते हैं। कोई भी दूसरा विदेशी आता तो अपनी जान पर खेल कर उसे मरने मारने के लिए तैयार है, हमारी रक्षा करते हैं। ये छत्री का काम है, ये छत्री का काम नहीं है कि ये रिश्वत ले लेकर के। जब ही ऐसे बहुत ऐसे मैंने देखा, कहते भी सुने, ये तो सत्यता तो अलग है। वो जितने ये पुलिस वाले जितने गरीबों को सताते हैं, उनकी संतान उतनी अयोग्य होती है। तो खैर मैं ये जो बात कहना चाहता हूँ, सब तो अयोग्य नहीं है पुलिस वाले। बहुत मैंने ऐसे धर्मात्मा व्यक्तियों से भी मिला हूँ, और जो बहुत धर्म कोटि के हैं, और उन्होंने एक दो तो मुझसे ऐसे भी मिले थे, अरे जी हमारा तो मतलब एक आत्मा घुस रही है, हम चाहते हुए भी कहीं तो अधिकारी का दबाव हम पर होता है, कहीं नेता का दबाव हम पर होता है, हम ऐसी जगह विवश भी हो जाते हैं। हमको पता कि ये व्यक्ति दोषी है, फिर भी हम उसे छोड़ देते हैं। हमें पता कि ये व्यक्ति निर्दोषी है, फिर भी उसे हम धारा लगा देते हैं, जन्म आत्मा मारी जाती। तो ऐसे सब तरह के व्यक्तियों से हमारा मिला हुआ। तो मेरा कहने का यहाँ मतलब क्या है कि छत्री कैसा हो, जैसी समाज में आफत हो, जैसी समाज में आफत आए, अपने आप मरने के लिए तैयार हो जाए। ये बात ना देखे जैसे हाथ आगे आ जाते हैं। अब ऐसी पेट आज का बढ़िया क्या है, इकट्ठा करे हुए बैठा, भूख पड़ोसी भूखा मर रहा, वो ने इतने बड़े भंडारण किए हुए हैं, मुनाफेखोरी की बाट देख रहा, घर में बच्चा दूसरा दवाई के बिन मर रहा है, वस्त्र के बिन मर रहा है, और वहाँ वो भंडारण करे हुए बैठा। तो महर्षि दान कहते जैसे पेट है, अरे वैसे कैसा हो, अब खाना खाते हो आप, और जैसे ही आपने खाना खाया तो शरीर क्या करेगा, जैसा मिला तत्काल पूरे शरीर के लिए सप्लाई कर देता, अपने पास नहीं रखता। ऐसी बढ़िया समाज का वो वर्ग है, व्यवसायी वो वर्ग है, वो व्यवस्था है कि उसे वहाँ जाकर के जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ भेज दे। लेकिन और एक दोषपूर्ण व्यवस्था अभी जो हो रही है, वर्ण के द्वारा, अरे कि छत्री के द्वारा, यानी राजा के द्वारा। राजा को अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, दुष्टों का संहार करना चाहिए, सभी राजा के अंतर्गत आता है, छत्री के अंतर्गत आता है। उसको दुष्टों को दंड देना चाहिए, धर्मात्माओं की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन एक और जो बात है, जो अधिकारी हों उनको दान भी दिया जाना चाहिए, उनकी रक्षा भी की जानी चाहिए। लेकिन मैं जिसे कहता हूँ एक तुष्टिकरण की नीति भी चल रही है। आज 80 करोड़ में कह के हम फ्री में खिला रहे हैं, या बड़ी बहादुरी समझ रहे हैं। विदेशों में जा के भी हमारे देश के नेता कहते हैं हम 80 करोड़ों को फ्री में खिला रहे हैं। अरे तुम जब 80 करोड़ तुम्हारे मुफ्त में खा रहे, भूख मर रहे, तो तुम क्या हो फिर? तुम क्या हो जब तुम्हारे 80 करोड़ भूखे हैं, उन्हें तुम फ्री में खिलाते हो और वो खा नहीं सकते? क्या मतलब है फ्री में खिलाने का? अरे यही जैसी यदि फ्री में ही खिलाते रहे ना, तो ये लंका जैसी स्थिति कर दोगे। क्या मतलब है फ्री में खिलाने का? क्या मतलब है कर्ज लेके ना देने का? अरे जो गरीब उसकी मदद कीजिए, कौन मने कर रहा?
दीजिए। लेकिन ये क्या मतलब है कर्ज ले और मत दो, कर्ज ले और मत दो? ये क्या मतलब है कि लो जी भूखे में फ्री में बांट दो राशन? जितने ने फ्री में राशन बांटा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। मैंने एक ऐसी जगह भी जा करके देखी है, मैं एक मृत्यु हो गई थी, वहाँ गया था माधापुर में, तो वहाँ वो लोग बाग बता रहे थे फ्री में तो सबको राशन मिलता है इन लोग बागों को, और सारे दिन ताश खेलते हैं और दारू पीते, उन्हें करने की जरूरत क्या? और जो पहले पशु राखते थे खेत में जा करके अगोड़ा ले आते थे, गन्ना काट करके ऊपर से, अगोड़ा आप शायद सब नहीं जानते हो, लेकिन अब उन्हें जरूरत क्या पड़ रही है? वही रह जाती हैं कहीं, वह पशु रखते ही नहीं है। अनाज वहाँ से मिल जाएगा, चावल वहाँ से मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, सब स्कूल में जाएंगे बच्चे, वहाँ बिल्कुल करने की जरूरत ही नहीं है जब फ्री में मिल रहा। और ये बता दूँ जो नेता या देश ये समझ रहा है ना, अब ऐसे रईसी आ जाएगी हम कर देंगे। यदि तुम सबसे 1-1 करोड़ रुपया सब व्यक्ति ने आज ही बांट दीजिए, आज ही बांट दीजिए 1 करोड़ रुपया, और आप समझेंगे सब रईस हो जाएंगे। यदि सब तुम 1-1 करोड़ रुपया आज ही बांट दो तो ज़्यादा लोग 1 करोड़ रुपया खत्म होगा। इस देश से बड़ा गरीब, कंगाल, आरामी, हरामी कोई नहीं होगा, समझिए। तो ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। जैसे ये कहकर होड़ लग रही है कि उसने सपा ने कह दी हम इतनी छूट कर देंगे, बसपा ने की हम इतनी कर देंगे, फिर के भाजपा ने की हम इतनी कर देंगे। होड़ी अड़ी हुई है इस बात की। क्या मतलब है फ्री का खिलाने का? अरे ना तो ये फ्री के खाने वाले में अधिकार है, ना फ्री का खिलाने वाले में अधिकार है। और बहुत है देश की जगह। अरे अस्पतालों की स्थिति ऐसी है, अब वहाँ कई दिन तक लाइन लगी रहती है, वहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है, वहाँ दवाओं की व्यवस्था नहीं है। वो तो व्यवस्था तुम कर नहीं सकते, फ्री में रोटी खिला रहे हो, क्यों खिला रहे हो? आप शिक्षण संस्थानों में जाते हैं अध्यापकों की व्यवस्था नहीं है। जब ऐसे हमने रोड देखे, रोड आज की तारीख की भी बात कर रहा हूँ मैं, कभी पहले नहीं कर रहा हूँ, आज की तारीख की बात कर रहा हूँ। आज भी ऐसे रोड हैं जो बिल्कुल टूटे पड़े हैं, बेकार है, जहाँ चलना बड़ा मुश्किल है, वहाँ नहीं कर सकते, लेकिन फ्री में राशन बट रहे हैं। क्यों बट रहे? अरे इनके बाप का तो है नहीं, वैसे इन्हें अधिकार नहीं है, ये अनाधिकार चेष्टा। किसी संपत्ति के स्वामी हो, ये वो देश है कहाँ जहाँ पर चाणक्य पैदा हुआ था। कैसा चाणक्य था? ये भी 2 जला करके रखता था। एक जब राज का कार्य करता था, जो उससे एक हवीन सांग नाम का जो विदेशी व्यक्ति मिलने के लिए आया था, और वो बैठा था, उसने कि बैठ जाए मैं भी काम कर रहा हूँ। वो बैठा था, फाइयाना हवीन सांग जब उससे आकर के मिले थे तो उससे देखा उन्होंने कि, तो उसने आचार्य ने एक दीपक को बुझा दिया और दूसरा जला दिया। जब उससे पूछी कि ये क्या किया आपने? उन्होंने कि मैं राज का कार्य कर रहा था, वो राज का दिया जल रहा था, अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं अपना आपका दिया जलाऊंगा। हमारे देश की तो मर्यादा ऐसी, तुम इस देश को लुटाने तुम आने का तो इतने बड़े खर्च मंत्रियों के होते हैं। खैर ये विषय है, अलग होगा, हम जाकर के बात करेंगे। लेकिन यहाँ इस विषय में जो छत्री कैसा हो और बढ़िया कैसा हो, व्यापारी कैसा हो, आज देख रहे हैं छत्री और बढ़िया मिल रहे हैं, राजा मिल रहा है बढ़िया से, और इस दुनिया को तबाह। अभी WHO की रिपोर्ट मैंने एक वीडियो बना करके डाली है आप, जिसमें देखेंगे कि जो थैलियों का दूध है वो जहर है, और WHO कह रही है कि यदि भारत ऐसा ही दूध पिलाता रहा अपने देश को, नागरिकों को, तो 2025 में 87% व्यक्तियों को कैंसर हो जाएगा। ऐसी भयंकर महामारियों से मारे जाएंगे। लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है इस बात की। क्यों चिंता नहीं है? अरे बढ़िया क्यों हो रहा है? मिलावट क्यों हो रही? किस चीज़ में मिलावट नहीं है? कोई भी चीज़ आज देख लीजिए जो बिगर मिलावट के हो, सब चीज़ मिलावट की खिलाई जा रही है, जीवन से खिलवाड़ की जा रही है, दवा तक मिलावटी है, खाने की हर चीज़ मिलावटी है। क्या राजा का कर्तव्य नहीं है? क्यों हो रही है? क्यों कठोर दंड की व्यवस्था नहीं होती? व्यवसाय क्यों कर रहा है ऐसा? और वो समझ रहा हूँ मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, उसे कुछ खुद नहीं मिल रहा। तो ये व्यवस्था जो हमारा समाज है ये दूषित होगा। महर्षि ध्यान कह रहा है अगर राजा कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था करे जिससे कोई हिम्मत ना कर सके, और व्यवसायियों के लिए छोटे छोटे रोजगारों की व्यवस्था करें, उन्हें साधन दें, जिन्हें जरूरत है, जिन पे ज़्यादा उन पर टैक्स लें, कोई मने नहीं है, खूब करना चाहिए। लेकिन किसी को भी मिलावट करने का अधिकार ना दे, या राजा का में, लेकिन किसी भी राजा को उधर ध्यान नहीं है। ऐसे ऐसे प्रदेश मैंने उदाहरण दिए हैं, आप मेरी वो वीडियो देखिए जिसमें जा कर के मैं वो वीडियो, ये थैलियों का दूध जो जहर है, कलंक है, आप वीडियो में देख करके उसमें जान सकते हैं। अब पूरे जिसमें बिहार आदि प्रदेश हैं
एक भी सैंपल पास नहीं हुआ, दूध का, घी का, पनीर का, सबले सैंपल फेल हुए, और फिर भी वहाँ दूध बेच रही है, वही कंपनी बेच रही है जो जिनके फेल हुए। क्यों बेच रही है, क्यों बिकवाया जा रहा? तो मतलब सेटिंग है, साफ सीधी बात। तो छत्री भी दोषी है और व्यवसायी भी दोषी है। व्यवसायी उसे खरीद लेता। मैंने ऐसी दुर्घटना देखी है। एक हम गौरक्षा के आंदोलन में हम जेल में गए, और हापुड़ा में डासने की जेल में लगभग 15-20 दिन हम रहे थे। गौ कसी के चक्कर में वहाँ गाय काट दी गई थी। जिन्होंने गाय काटी उन्हीं की हमदर्दी में मुलायम की सरकार थी, हमको जेल में भेज दिया गया था। हम 15-20 दिन वहाँ जेल में रहे। वहाँ एक ऐसा व्यक्ति भी था जो एमपी था भाजपा में, 4-4 लाखों से जीता करता था वोटों से, तोमर नाम के। और जब हमने उनसे बात की और पाया कि जब वो जीत जाते थे तो उनको जो कसाई होते थे वो सोने चांदी के मुकुट पहनाया करते थे। देखो व्यापारी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब वो जीत जाया करते थे तो सोने चांदी के मुकुट उनको पहनाया करते थे। और वो जीते हुए MP MLA ये 4-4 लाख से जिनको जिताती थी जनता, वो सोने के ताज और चांदी के ताजों को, कसाईयों को कोड़ के घर आ जाते थे। लेकिन वो चांदी का ताज, वो कसाई सोने का ताज जो कसाई ने पहनाया था, उसमें कितनी गायों का खून भरा हुआ था, उसमें कितनी भैंसों का खून भरा हुआ था, कौन पूछता था उनको? अरे लेकिन वो नेता, उनसे उन्होंने लेकर के तो व्यवसाय से मिलने के बाद में, क्योंकि उसे जब चुनाव लड़ना हो उसे उनसे पैसे चाहिए, तो उसकी अनुचित बातों को भी वो मानते हैं, और जिससे भार जो समाज पर डाल दिया जाता है, तो वो राजा भी और वो जो ये फंडिंग कर रहे हैं पार्टियों के लिए, ये भी दोषी है। ये सब दोषी हैं। इसके लिए महर्षि दान की प्रणाली कैसी होनी चाहिए, शिक्षा प्रणाली कैसी हो, और उन्होंने बताया राजा कैसा हो, पंडित कैसा हो। पंडित वह है जो, वो बहुत लंबी चर्चा, वीडियो इतनी लंबी हो जाती है, बताया नहीं जा सकता। क्षत्रिय कैसा हो, राजा कैसा हो, वैश्य कैसा हो, और शूद्र कैसा हो। शूद्र जैसे पैर है, जहाँ आफत आ जाए शरीर के ऊपर, मान लिया आप बैठे हो और आपको कहीं निकल के जाना, और वहाँ अग्नि पड़ी हुई है, अग्नि पड़ी हुई हो, कील पड़ी हुई हो, और टट्टीमल पड़े हुए, तो जब आप निकल रहे हो शरीर क्यों कह देगा मैं तो नहीं पड़ता, हाथ में लिकाट दे, हाथ में चला जा, नहीं को ज़्यादा थोड़ी खाता हूँ, या शरीर चला दे हमें नीचे को, या सिर ले जा नीचे, सिर के बट लिकट जा, मैं तो नहीं बढ़ूंगा इसमें। क्या पैर ऐसे कह सकता है? जैसे पैर ऐसे नहीं कहता था, ये मतलब शूद्र कहा। तो महर्षि दान ने ऐसी व्याख्या शरीर से बता करके वे परमात्मा ने की है। अब जैसे मैंने ये शरीर का सिस्टम बनाया है, एक दूसरे की रक्षा के लिए बने हुए हैं, ऐसी जो ये समाज है या में जो ये वर्ण व्यवस्था है, ये ऐसे ही एक दूसरे की रक्षा के लिए, बिना एक दूसरे के काम हो नहीं सकता। ऐसी व्यवस्था यदि राखोगे तो तुम सुखी होगे। तो मैं उन सभी बुद्धिजीवियों से ये प्रार्थना करूँगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, और सत्यार्थ प्रकाश वो पढ़ें। देखो ये सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक है, मेरे पास में है, ये नहीं। आप चाहें तो ये पुस्तक कुल 50 रुपये में मिल सकती है। और ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आर्ट्स प्रचार ट्रस्ट वाले धर्मपाल जी का, जो लागत से भी ज़्यादा कीमत पर इस पुस्तक को बेच रहे हैं। यदि यही पुस्तक कहीं दूसरी जगह प्राइवेट में होती तो 200-250 रुपये की होती, और ये तो उसकी कीमत होती, इसमें गुण 1 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की कीमत की ये पुस्तक है। तो मेरे साथियों, आप ये पुस्तक ले सकते हैं जहाँ से भी आपको मिल जाए, नहीं तो आप टिप्पणी कर दीजिए हमारे ऊपर, लिख यहाँ पर हमारे द्वारा वो आपको व्यवस्था कर दी जाएगी, हम वो रास्ता बता देंगे, आपके घर वीडियो सब पहुँच सकती है सत्यार्थ प्रकाश। आप वो टिप्पणी करिए, और अपने यार रिश्तेदारों को जिनको आप चाहते हैं कि ये वीडियो सुने, कि मेरी इस वीडियो की जरूरत पंडित को भी है, मेरी इस वीडियो की जरूरत क्षत्रिय को भी है, शूद्र को भी है, वैश्य को भी है, सबको है। अब ये बात हुई जहाँ हमारे स्वार्थ की बात होती है तो हमें अच्छा लगता है, स्वार्थ की बात नहीं होती तो हमें बुरा लगता है। लेकिन ये विदुर जी ने एक बात कही है, महर्षि दान ने भी सत्यार्थ प्रकाश में उदाहरण दिया, संसार में एक तो सत्य बोलने वाले बहुत कम है और सत्य को सुनने वाले बहुत कम है। ज़्यादातर लोग बात क्या करते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो मुँह पर बुराई करते हैं, मुँह पर अवगुण बताते हैं और पीछे गुणों को बताते हैं। लेकिन जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो मुँह पर आकर गुण बताते हैं, पीछे बुराई करते हैं। तो हम ये जो बात ये
संसार का कल्याण हो, सुधार हो, विश्व में शांति हो, और जो ये अमर ग्रंथ महर्षि नाम का सत्यार्थ प्रकाश है इसका पठन पाठन हो, सारे संसार में विद्या का प्रचार और प्रकाश हो। इसी प्रयोजन के लिए हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम उन सभी साथियों से अनुरोध करेंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, अपने सगे संबंधियों तक ये वीडियो भेजिए। इन वीडियो को सत्यार्थ प्रकाश की को वहाँ तक भेजिए जिनको आवश्यकता है, जिनसे आप मित्रता करते हैं या जिनके हाथ में है। उन सब अधिकारियों को सुनाइए जिससे इसमें हमारे देश में सुधार हो सके। और मेरी कही गई बात किसी को गलत लगे, यदि किसी के स्वार्थ है अपना, हो सकता है। मेरा प्रयोजन किसी को दुखी करना या किसी की बुराई करना नहीं है। जैसा सत्य था मैंने वैसे बता दिया, और अपनी कही गई बात की जिम्मेवारी मेरी है। मैंने जो बात कही है, आप कोई भी मेरी बात कही पर टिप्पणी कर सकते हैं या मेरी आप जान सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम